हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह एक बार और आपका स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है वो परसेंटेज है। लास्ट वाला वीडियो आपने देखा होगा। लास्ट वाले वीडियो में हमने रेशियो के कुछ बेसिक पार्ट्स को डिस्कस किया था, उसकी भी पूरी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज आप लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि ये एक बेस होता है पूरे अरिथमेटिक का। सभी लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि सबकी चाहत होती है कि पहले परसेंटेज पढ़े, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें पढ़ी जाए क्योंकि ये परसेंटेज में ही ये सारी चीजें आती हैं। तो पढ़ा तो सभी लोगों ने होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उसको एक बार वो समझेंगे क्योंकि जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। जो बच्चों ने पहले पढ़ रखा है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वेट करेंगे, उनके लिए भी सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं परसेंटेज का वो बिल्कुल बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करने जा रहे हैं। तो थोड़ा धैर्य रखना, सबको सभी लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो परसेंटेज, जैसा मैंने बताया कि आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो हम लोग परसेंटेज की ही शुरुआत करेंगे। तो मैं हेडिंग आपको एक बार डाल देता हूं, परसेंटेज। सबको मालूम है कि परसेंटेज को ही हम लोग कहते हैं प्रतिशत। परसेंटेज को ही हम लोग करते हैं प्रतिशत। इसके बारे में और भी डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि परसेंटेज में किन किन चीजों को पढ़ना है और वो परसेंटेज टॉपिक के अंदर किन किन पॉइंट को हमें डिस्कस करना है। ये चीजें जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि कोई भी चैप्टर अगर आप शुरू कर रहे हो और आपको यही ना पता चले कि इस वाले चैप्टर में हमें किस टाइप के प्रश्न पढ़ने हैं, कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए एग्जाम के से रिलेवेंट है, तो ये सारी चीजें जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले उसको हम लोग समझते हैं। परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले परसेंटेज में हमें परसेंटेज तो पढ़ना ही पढ़ना है, परसेंटेज पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा जो दूसरी चीज हम लोगों को पढ़नी है उसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में ही हम लोग डिस्काउंट वाले चैप्टर को भी कवर कर देंगे क्योंकि ये सारे चैप्टर जो है वो परसेंटेज से ही रिलेटेड है। तीसरी जो चीज हम लोगों को पढ़नी है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों चीजों को पढ़ना है। और इसी में जो बेहतरीन जो क्वेश्चन आते हैं उसी को कहते हैं इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ही होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो परसेंटेज में परसेंटेज को तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में हमें प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ना है, डिस्काउंट वाले चैप्टर को भी यहीं पे कवर करना है, उसके साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को भी पढ़ना है और इसके अंतर्गत जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ये कि अगर हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इन सारी चीजों को हमें पढ़ना पड़ेगा। आप बीच से भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले जब मैंने आपको डिस्कस कराया था रेशियो, तो मैंने आपको बताया था कि रेशियो में किन किन चीजों को हमें पढ़ना है। हम बीच से किसी चीज को नहीं पढ़ सकते, हर एक चीज का सिस्टम होता है। तो आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 अगर इस तरीके से करके पढ़ाई करेंगे तो चीजें और भी अच्छे से आपके दिमाग में जाएंगी। ठीक है, अगर बीच से कोई भी चैप्टर खुदा करके अगर आपको पढ़ा दिया जाए तो वो थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा, आप एक दूसरे चैप्टर को रिलेवेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो पढ़ाने का तरीका होगा वो यही होगा कि अगर हम परसेंटेज टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं तो परसेंटेज भी पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस उसके बाद पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सारे चैप्टर को हम कवर करते हुए अपने अगले वाले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि अपना जो आज का टॉपिक है वो है परसेंटेज। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इस परसेंटेज के चैप्टर में किन किन पॉइंट को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते आइए। परसेंटेज में हमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है, तो पहली जो बात हमें पढ़नी है, पहला जो पॉइंट हमें पढ़ना है वो तो आप सबको मालूम है कि बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा। परसेंटेज का जो बेसिक है वो आपको जानना ही पड़ेगा। बिना बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको जाने हुए आप आगे नहीं जा सकते, अगर जाएंगे भी तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए बेसिक पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम बेसिक को कवर करेंगे,
उसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है वो ये पढ़ना, आपने देखा होगा कि कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो कंपैरिजन वाली जो बात होती है उसको हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि ए और बी में हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि भाई ए बी से बड़ा है कि बी ए से छोटा है। इस टाइप के क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे वो दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। तीसरी जो चीज हमको पढ़ना है वो भी इसी तरीके से पढ़ना है, इंक्रीज डिक्रीज, कि ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 10% अधिक है। इस तरीके के जो क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है वो टाइप 3 में पढ़ना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना पॉपुलेशन बेस्ड, ठीक है। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ना है, जनसंख्या पे आधारित प्रश्नों को हम लोगों को पढ़ना है। आगे हम थोड़ा बढ़ेंगे तो पॉपुलेशन के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आता है शुगर और राइस बेस्ड, ठीक है, चीनी और चावल बेस्ड क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है। आगे 6वें नंबर पे जो हम लोगों को पढ़ना है वो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ना है, परीक्षा पर आधारित। आपने पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे परसेंटेज में एग्जाम बेस्ड के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा और आगे आएंगे तो हम लोग इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी इसी में कवर करेंगे। इलेक्शन बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं इलेक्शन बेस्ड के, बिल्कुल बेसिक से हम लोग हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन, अपडेटेड भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना है। थोड़ा सा और अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपने देखा होगा कि एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ड्राई फ्रूट पे पूछा जाता है। ड्राई फ्रूट पे, फ्रूट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। तो ड्राई फ्रूट से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। और भी आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कुछ मिसलेनियस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे, उनको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। मिसलेनियस में सारी चीजों को हम लोग कवर कर लेंगे। तो जो मुख्य रूप से जितनी चीजें थी वो हमने बता दिया कि इन चीजों को हमें कवर करना है, ठीक है। तो आइए थोड़ा शुरुआत करते हो परसेंटेज की। अभी तक जो हमने आपको बताया वो हमने यही बताया कि परसेंटेज अगर हम शुरू करने जा रहे हैं तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस को भी पढ़ना है, डिस्काउंट को भी पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सारी चीजों को कवर करना है। और परसेंटेज चैप्टर अगर हम शुरू करने जा रहे हैं तो परसेंटेज चैप्टर में किन किन पॉइंट पे हमें बात करनी है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि बेसिक बहुत जरूरी है। पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ने जा रहे हो, अच्छे से क्लियर करना चाहते हो, तो बेसिक पार्ट जो आपका है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी हमने चीजों को बता दिया कि बेसिक पढ़ेंगे, इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पॉपुलेशन भी पढ़ेंगे, शुगर राइस का पढ़ा जाएगा, एग्जाम बेस्ड भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम लोग इलेक्शन बेस्ड भी क्वेश्चन पढ़ेंगे और भी बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है, उनको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं परसेंटेज। देखो परसेंटेज के अपने अलग अलग मायने हैं, लेकिन मैं आपको सीधी सी भाषा में समझा देना चाहता हूं कि परसेंटेज आप किसको बोलोगे परसेंटेज। तो आप मान लो ऐसा, जैसे मान लो कि आपके पास 100 समोसे हैं, आपने 100 समोसे बनाए। अब उस 100 समोसे में से आपने 5 समोसे अपने दोस्त को दे दिए और मैं आपसे पूछूं कि जरा बताना बेटा कितने परसेंट दिए, कितने परसेंट दिए, तो आप इजीली बता दोगे कि सर हमने 5% दिया। तो किसी भी चीज को अगर हम 100 पार्ट में बांट दें, अगर किसी भी चीज को हम 100 पार्ट में बांट दें और उन पार्टों में से जितना भी पार्ट हम दूसरे को देंगे वो उतने परसेंट के बराबर होगा। बात समझ में आई? जितना भी परसेंटेज, जितना भी पार्ट आप दूसरे को दोगे वो उतने परसेंट के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम परसेंटेज की कभी भी बात करेंगे तो हम 100 पे ही उसका कंपैरिजन करेंगे, 100 पे ही कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि इसी को हम लोग बेस मान करके चलेंगे। क्लियर है? जैसे छोटी सी भाषा में आपको समझा दूं, मैंने लिखा जैसे मान लो 10%। अब इस 10% को अगर मुझे परसेंटेज के साइन को हटाना होगा तो हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज को हटाते हैं और क्या किया हमने,
100 से डिवाइड किया, तो हम कह सकते हैं कि 100 में जो 10वां हिस्सा है वही क्या है, 10% के बराबर है। ऐसा हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं ना। मैंने बोला कि अगर 10% है, सीधी सी भाषा में समझाना चाह रहा था कि अगर 10% है, मैं इसको भिन्न के रूप में लिखा यानी परसेंटेज को हटाया, तो मैं 10/100 लिख सकता हूं। और अगर मुझे इसका एनालिसिस करना हो, इसको अच्छे से समझना हो, तो हम क्या समझेंगे कि 100 का 10वां भाग ही तो 10% है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते, हमने आपको परसेंटेज का मतलब बताया, और भी सारे मतलब हैं, वो धीरे धीरे करके हम लोग चीजों को समझेंगे। अभी मैंने फिलहाल यही बताया कि अगर किसी भी चीज का आप 100 पार्ट कर दोगे, किसी भी चीज का आप 100 पार्ट कर दोगे, और उस पार्ट में से जितना भी पार्ट आप किसी को दोगे वो उतना परसेंट कहा जाएगा। क्लियर है? वो उतना पार्ट कहा जाएगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आप लोगों ने ये सारी चीजों को पढ़ा ही होगा कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। इसकी भी बारी आएगी, इसको भी हम लोग समझेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में कैसे बदलेंगे और भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करते हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं, तभी आप अच्छे से समझ में आएंगे कि ऐसा हम क्यों करेंगे। हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्यों कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में क्यों कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए छोटी सी बात हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि 25% ऑफ 288 कितना होगा। मैंने लिखा 25% ऑफ 288 यानी कि 288 का 25% कितना होगा। ये क्वेश्चन मैंने लिखा, और एक क्वेश्चन और मैं यहां पे लिख देता हूं। मैंने लिखा कि 33 कंप्लीट 1/3% ऑफ 934। ठीक है, 934 ना करो, 3 कर लो। ठीक है, 933 कर लो। क्लियर है? समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने दिए, बहुत भी बेसिक सी बात। आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? करा नहीं रहा हूं, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं इसे कैसे करूंगा। अभी मैंने बताया कि अगर परसेंटेज है और परसेंटेज को अगर हम हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। अभी मैंने बताया था आपको। ऑफ का मतलब होता है मैथ्स की भाषा में गुणा की बात की जा रही है, मल्टीप्लाई की बात की जा रही है, और हमने लिख दिया यहाँ पे 288। अब अगर हम इसको काटेंगे तो ये 4 टाइम कस गया, 4 टाइम कटा, 25 चौक के 100। अब 1/4 आया, और 4 से जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये बनेगा 4 7 28 और 4 2 8 72। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने क्या देखा, थोड़ा सा और डिटेल में मुझे यहाँ पे समझाना था। मुझे ये करना था, जब आपने काटा तो 1/4 बना और यहाँ पे क्या बना 288, और जब आप यहाँ पे इसको काटोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है 72। थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखो, अब जैसे 33 कंप्लीट 1/3% आपके सामने है, तो अगर मैं इसको डिटेल में जाऊंगा तो कैसे करूंगा, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ऊपर 100 आएगा और नीचे 3 आएगा। क्लियर है? और परसेंटेज के साइन को अगर हम लोग हटाएंगे तो आपको मालूम है हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ। क्लियर हो गई बात? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 933 को हम इसी तरीके से रहने देते हैं। अब हमने 0000 काटा, यहाँ पे बना 1/3 और ये बना 933, और जब मैं इसको काटूंगा तो इसका रिजल्ट आएगा 311। बात समझ में आया? तो मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा था, ध्यान से समझो। जो अपना ये 25% था, जो ये अपना 25% था, और यहाँ पे 33 कंप्लीट 1/3% था, मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको डिटेल में लिखा, लिखने के बाद फिर इसका कैलकुलेशन किया, तब जाके अपना आंसर आया। तो मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि अगर आपको 25% की वैल्यू डायरेक्ट अगर आपको मालूम होता 1/4 होता है, अगर 33 कंप्लीट 1/3% की वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट पता होता कि 1/3 होता है, तो ये बीच का जो कैलकुलेशन आपका है ये आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
पड़ती क्या जरूरत, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर हमें डायरेक्ट मालूम होता कि 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो मैं डायरेक्ट लिखता 1/4 मल्टीप्लाई 288 और अपना रिजल्ट आ जाता है एक लाइन में 72। बात समझ में आया? तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में क्या होती है। अगर वो आपको अच्छे से आता है, अगर वो आपको समझ में आ गया, और हालांकि समझना ही पड़ेगा आपको, अगर वो चीज आपको आ गई अच्छे से, तो आपका कैलकुलेशन काफी इजी बन जाएगा, क्वेश्चन को जल्दी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अदरवाइज आपको पूरे डिटेल मेथड से जाना होगा, और डिटेल मेथड से अगर आप क्वेश्चन को बनाने जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और आपको मालूम है कि एग्जाम में समय की बहुत ही ज्यादा कीमत होती है। तो आप जितना टाइम बचा सकते हो उतना टाइम आप अपने कैलकुलेशन में बचा सकते हो, ठीक है? ओके, तो आइए थोड़ा सा अब आगे हम ये समझेंगे। हमें ये समझना है कि अब कि परसेंटेज वाली वैल्यू को हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो जैसे मैंने लिखा 1, जैसे मैंने लिखा 1, तो आपको मालूम है कि 1 का मतलब क्या, 100%। अभी मैंने समझाया अभी तक, होता है कि नहीं होता है? या आप 100% बोलो, 100% की वैल्यू 1 बोलो, या 1 की वैल्यू 100% बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये परसेंटेज में वैल्यू है और वो फ्रैक्शन में वैल्यू है, ठीक? तो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख के समझाता हूँ। मैंने लिखा 1 की वैल्यू जो है वो 100% के बराबर है। अगर मान लो मैं दोनों साइड डिवाइड करूँ, यहाँ भी 1/2 करूँ, यहाँ भी 1/2 करूँ, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पे रिजल्ट निकल के आ रहा है 50%। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/2 की जो वैल्यू होगी वो 50% के बराबर होगी। क्लियर है? जिनको आता है अच्छी बात है, जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनको समझना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल रखा आपसे कि बिल्कुल बेसिक से हम चीज़ों को शुरू करेंगे और एक अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। एक बार आपका रिविजन हो जाएगा, अच्छी बात है, ठीक है? उसी प्रकार से अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े, अगर मैं इसको 1 को 3 से डिवाइड इधर किया और 3 से डिवाइड मैं इधर किया, तो ये रिजल्ट आपका बन के आएगा 1/3 की वैल्यू बन के आएगी 33 कंप्लीट 1/3%, और इसी को मैं लिख सकता हूं 33.33%, क्योंकि कभी कभी वैल्यू इस फॉर्म में होगी और कभी कभी वैल्यू इस फॉर्म में होगी। क्लियर है? उसी प्रकार से अब आप समझ चुके होंगे कि एक ही डेटा है, वही से हम बार बार करेंगे। अब मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो 1/4 आएगा, और 100 में 4 का डिवाइड करूंगा तो 25% आएगा। क्लियर हो गई बात? थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो अब 1 में मैं 5 का डिवाइड करूंगा तो 1/5 होगा, और 100% में अगर 5 का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 20% आएगा। क्लियर हो गई बात? थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 1/6 अगर मैं 100 में 6 का डिवाइड करूंगा तो पहले तो कट जाएगा, 100/6 कटेगा तो ये बनेगा 50/3, और 50/3 को हम लिख सकते हैं 16 कंप्लीट 2/3%, 16 से 2/3%, ठीक है? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं डिवाइड करूं 7 का तो ये आएगा 1/7, और 100 में जब 7 का डिवाइड करेंगे तो निकल के रिजल्ट आएगा 14 कंप्लीट 2/7%, ठीक है? क्लियर हो गई बात? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अब आगे बढ़ेंगे तो 1/7 तक की चीजें हो गई, अभी आप नोट कर लेना। थोड़ा और आगे बढ़ो, 1/8 आएगा, 1/8 उसी प्रकार से अगर हम डिवाइड करेंगे 1/2% आएगा, यानी कि 12.5% आएगा। क्लियर है? अब आगे हम लिखते हुए चले जाएं। 1/9 की वैल्यू जो होगी, अगर मैं 100 में 9 का डिवाइड करूंगा तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा? 11 कंप्लीट 1/9%, और इसी को मैं लिख सकता हूं 11.1/9 को अगर 1 में 9 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 टाइम्स आएगा, 11.11% आएगा, ठीक है? 1/10 की वैल्यू आपको पता है, 1/10 की वैल्यू 10% ही होगी। थोड़ा और आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ तक की चीजें,
ठीक है, थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 1/11 की वैल्यू हमें पता करनी है। 1/11 की वैल्यू क्या होगी, 9 कंप्लीट 1/11%। और अगर इसको हम डिटेल में थोड़ा और जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं, अगर आप 1 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 लगाना पड़ेगा, 9 टाइम्स आएगा, 9.09% आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे और भी सारे वैल्यूज हैं जो आपके अभी जो जितनी मैंने चीज आपको बताई है सारे इंपॉर्टेंट है। आगे धीरे धीरे और भी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने आपको बताया कि जो चीजें अभी फिलहाल के लिए जरूरी है केवल उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पे अभी समझेंगे, ठीक है। तो यहां तक का मैंने आपको बता दिया 1/11। तो जितनी वैल्यू हमने बताई 1/2 50%, 1/3 33 कंप्लीट, 1/3% 1/4 25%, जितनी वैल्यू लिखा ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 1/7 की जो वैल्यू हमने आपको बताई कि 14 कंप्लीट 2/7%, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं, बुक में भी हैं और एग्जाम में भी पूछे गए। अगर मान लीजिए 1/7 है, अगर मैं इसको 2/7 किया तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अगर आपने 2/7 किया तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी किया जाएगा, ये 28 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। आप बोलोगे एक नया रिजल्ट निकल के आ गया 2/7 का, 28 कंप्लीट 4/7%, ठीक है। एक वैल्यू और इसकी बना लेते हैं, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/7 हो जाएगा, और 14 में 3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 42 हो जाएगा, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, और 7 तो रहेगा। आप बोलोगे कि 3/7 की भी वैल्यू होती है 42 कंप्लीट 6/7%। तो 1/7 से रिलेटेड ये डेटा आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और एक डेटा और मैं आपको बता दूं कि जब आप 1/8 का अभी मैंने बताया कि 1/8 का आपने बोला कि सर 12.5% होता है, ठीक है। अगर मैं 3/8 करूं तो क्या होगा, 3/8 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 3 36 हो जाएगा। 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो ये बनेगा 3/2। 3/2 कंप्लीट नहीं है तो 3 में अभी 2 का डिवाइड जाएगा, तो एक बार जाएगा, जो यहाँ पे 36 था अब वो 37 हो जाएगा, यानी कि 37 कंप्लीट 1/2% हो जाएगा। तो ये वैल्यू भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना। तो अभी फिलहाल मैंने वही चीजें बताई हैं जो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सी सारी चीजें इसमें हमें पढ़ना, बहुत सारे डेटा पढ़ना है, लेकिन फिलहाल के लिए हमें अभी यही बताना, तो ये हमने आपको बता रखा है, ठीक है। और आप पहले से भी जानते हो, जो बच्चे क्लास में पढ़े होंगे उनको तो मालूम है, अदरवाइज मालूम तो सबको होता है, जो बच्चा नया है उसको ये चीज जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हमने यहां तक की बातें कर ली। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे और एक चीज और समझेंगे। वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोले तो का के आधार पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, का के आधार पर। ओके, यानी कि आप बोल सकते हो व्हाट परसेंटेज, इंग्लिश में होगा व्हाट परसेंटेज, ठीक है। अगर व्हाट परसेंटेज आपसे पूछे, कहने का मतलब ये, अगर मैंने लिखा कि 50 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, यानी कि 50 व्हाट परसेंटेज ऑफ 20, ठीक है। तो अगर आप एक बात ध्यान देना कि कभी भी अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए, कभी भी इस तरीके का आपके सामने क्वेश्चन आए और अगर का लिखा हो, ठीक है, तो का वाला हमेशा ध्यान रखना, हमेशा वो आपके बेस में ही आएगा, यानी कि का हमेशा आपके कहाँ आएगा, बेस में ही आएगा। अगर इंग्लिश की मैं बात करूं तो व्हाट परसेंटेज के साथ अगर आपको कहीं पे ऑफ दिख गया, देन दिख गया, फ्रॉम दिख गया, टू दिख गया, तो वो हमेशा कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। यानी कि अगर कहीं पे भी का दिख गया तो वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, यानी कि वो आपके बेस में आएगा। जैसे मैंने बोला कि 50 का कितना परसेंट है, तो हमने देखा कि का है, इसका मतलब कि का वाला हमेशा बेस में आएगा, तो मैंने 50 लिख दिया, 20 ऊपर आएगा। परसेंटेज की बात करी जा रही है तो 100 का मल्टीप्लाई, यानी कि अगर मैं इसको काटूंगा तो ये समझ में आएगा कि परसेंटेज अपना कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। क्लियर है, ओके। चलो, तो अब ये हमने बेसिक सी बातें आपको बता रखी है। अब थोड़ा हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जितने हमने आपको बताया था कि किससे रिलेटेड इसमें हमको पढ़ना है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपने पास है, उनको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
ठीक है, ओके। तो आओ चलो आगे देखते हैं कि अपना जो अगला टॉपिक तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन आपके पास है, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर जाकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए, परसेंटेज पढ़ना ही पढ़ना हम लोगों को है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि 60 का कितने प्रतिशत 540 है, यानी कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 60 इज 540। क्लियर है, यानी कि 60 का कितने प्रतिशत 540 है। तो हमें परसेंटेज की बात, परसेंटेज में पूछा, तो मैंने आपको बोला कि का अगर लगा होगा, यानी कि का अगर लगा होगा तो वो का वाला टर्म्स हमेशा कहाँ आएगा, वो हमेशा आपके 20 में आएगा। यानी कि अगर का लिखा हुआ है तो का वाला हमेशा कहाँ आएगा, आपके 20 में आएगा। और इंग्लिश में भी हमने बता रखा है कि अगर ऑफ लगा हो, फ्रॉम लगा हो, टू लगा हो, देन लगा हो, तो वो हमेशा कहाँ पे आएगा, वो हमेशा आपके बेस में आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 60 का कितना प्रतिशत 540 है। आपको मालूम चल गया कि 60 नीचे आएगा, 540 को हमें ऊपर ही रखना है, और परसेंटेज की बात करी जा रही है तो हमें 100 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 9 टाइम्स आएगा, 9 में 100 का मल्टीप्लाई करा जाएगा तो आपका आएगा 900%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है। तो यानी कि का के आधार पर कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो का जिसके साथ जुड़ा होगा वो वाला हमेशा कहाँ पे आएगा, वो हमेशा नीचे आएगा। क्लियर है। चलिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी प्रकार से है, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। कह रहा कि 5 ग्राम 1 केजी का कितने प्रतिशत है, व्हाट परसेंटेज इज 5 ग्राम ऑफ 1 केजी। तो इसमें भी आप देखो, इंग्लिश वाले में ऑफ आया हुआ है, और हिंदी वाले की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आया हुआ है, का आया हुआ है। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि का वाला टर्म्स हमेशा कहाँ होगा, नीचे होगा। और इस क्वेश्चन में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो इनकी यूनिट्स है, यानी कि वो दोनों डिफरेंट है, यानी कि एक आपका ग्राम में है और एक आपका केजी में है, किलोग्राम में है। तो हमें क्या करना होगा, परसेंटेज कभी भी हम लोग निकालते हैं तो यूनिट सेम होना बहुत जरूरी है। अगर यूनिट सेम नहीं होगा तो परसेंटेज आपका कंप्लीट नहीं होगा, आप परसेंटेज निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। तो का वाला टर्म्स कहाँ होगा, नीचे मैंने लिखा 1 केजी। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं ग्राम में तो ये कितना ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, और ऊपर 5 ग्राम ही होगा, और मल्टीप्लाई हमें किससे कर देना है, 100 से। तो क्या करना है, 2 0 कट गया, बचा कितना 5/10। और आपको मालूम है कि अगर मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो 1 डिजिट पे हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5%, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने यूनिट्स को सेम किया। अगर आप यूनिट को सेम नहीं करोगे, यूनिट को अगर आप सेम नहीं करोगे तो आप परसेंटेज नहीं निकाल सकते हो। क्लियर है। और फिलहाल हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो का पे रिलेटेड क्वेश्चन हमने 2 आपको बताया कि अगर का कहीं पे भी आ जाए तो का वाला टर्म्स हमेशा वो कहाँ पे होगा, बेस में होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमने पिछले पहले 2-3 क्वेश्चन कर रखे, अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12 कंप्लीट 1/2% और 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अगर इंग्लिश में बात करें तो लिखा हुआ 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 12 कंप्लीट 1/2% एंड 20% मोर देन अ थर्ड नंबर। The first number is how much % of the second number। ठीक है। तो आपको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है और एग्जाम से रिलेटेड है, यानी कि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है। एक बात मुझे आपको समझानी है कि सपोज दैट कि अगर ये 12.5% ना होता और इस 12.5% की जगह पे मान लो मैंने लिख देता कि 20%, सपोज दैट कि अगर मैं ये 12.5% की जगह पे मैं 20% लिखता तो क्वेश्चन को मैं किस तरीके से डिजाइन करता, मैं इस तरीके से लिखता, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर, ठीक है।
क्वेश्चन अब ये होता कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है, यानी कि तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक है, तो जो भी नंबर अगर हमें मालूम ना हो परसेंटेज की भाषा में तो उसे हम 100% मान लेते हैं। आगे आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी, अभी तो हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि माना अपना जो थर्ड नंबर है वो कितना है, 100% है। अगर ये 100% है तो कह रहा है कि तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक है, यानी कि पहला वाला 20% अधिक यानी कि 120% और दूसरा वाला अगर 25% अधिक है तो 125%। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन होता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो आपको मालूम है हम क्या करते हैं, जिसके साथ का लगा होता है वो हमेशा नीचे आएगा। तो दूसरी संख्या का पहली संख्या पहला हो जाएगा और 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पहले नंबर पे रखते 120, नीचे रखते 125, मल्टीप्लाई कर देते और आपका आंसर आ जाता। क्लियर है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है वो फ्रैक्शनल वैल्यू दी गई है, ठीक है। यानी कि कुछ इस फॉर्म में दिया गया है कि 12.5% और 25% अधिक है। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करो, इसको और भी ज्यादा आसान बनाओ, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके चलो, क्योंकि अगर हम इसको 100 मानेंगे फिर इसको हमें लिखना पड़ेगा 12.5% का मतलब फिर यहाँ लिखना पड़ेगा 112.5%, यानी कि अगर तीसरा नंबर 100 है तो पहले को लिखना पड़ेगा ना 112.5%, क्योंकि इससे 12.5% अधिक है तो हमें लिखना पड़ेगा 112.5% और इसको 125%, इतना लिखना पड़ेगा। फिर कैलकुलेटिव वैल्यू अपनी बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से ना करके हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 12.5% का मतलब हमने बता रखा, 12.5% का मतलब 1/8 और 25% का मतलब हमने बता रखा आज ही की क्लास में 1/4। ठीक है, यानी कि जो पहला नंबर जो अधिक कह रहा है वो कह रहा है कि 1/8 है और दूसरा वाला कह रहा है कि 1/4 है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक कंप्लीट नंबर में बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि 8 और 4 का एलसीएम लेंगे। 8 और 4 का एलसीएम कितना आपके पास आ जाएगा, वो आएगा 8 ही होगा, और यहाँ पे दोनों साइड 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिजल्ट बना 1 और ये बना आपका 2। यानी कि अब हम ये मान लेंगे कि अपना जो तीसरा नंबर है वो कितना है, 8 और इससे अधिक है, यानी कि एक अधिक है तो ये बना 8 और 1 9, और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से कितना अधिक है, 2 अधिक है तो ये बना 10। क्लियर है। एक बार और समझाता हूँ मैंने क्या किया। ये क्वेश्चन इजी है, अभी आपको लग रहा हो कि सर उसी तरीके से हम कर देते, इसको मैं 112.5 लिखता, 125% लिखता, वैसे भी कर देते, कोई बात नहीं बेटा, कर लोगे। लेकिन जरूरी तो है नहीं कि बार बार यही वैल्यू आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो। अगर ये 33 कंप्लीट 1/3% होता, 33 सही 1/3% होता, और ये अगर होता आपका 14 कंप्लीट 2/7%, 14 सही 2/7% होता, तो फिर आप क्या करते, फिर तो कंफ्यूजन हो जाता है ना आपको, फिर तो दिक्कत हो जाती करने में, क्योंकि कंप्लीटली वो कटता नहीं, फिर कैलकुलेशन भी लेंदी बन जाता है। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस तरीके से करना है। तो मैंने क्या किया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1/8, 25% को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1/4। मैंने बोला कि दोनों में एक ऐसा परफेक्ट नंबर ले लो कि इससे भी कटे इससे भी कटे। क्लियर हो गई बात। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम का यूज करना पड़ता। हमने 8 और 4 का एलसीएम लिया, 8 और 4 का एलसीएम 8 ही आया। ठीक है, 8 का दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, ये बना 1 और ये बना 2। अब क्वेश्चन ये बन गया कि माना जो अपना तीसरा नंबर है वो 8, क्योंकि हमने ऐसा ही नंबर माना था, क्योंकि अगर 100 मांगते तो कंप्लीटली नहीं करता, फिर वही बात आपकी आ जाती। ठीक है, तो मैंने नंबर ले लिया 8। अब कह रहा है कि पहले से 1 अधिक 9, दूसरे से कह रहा है कि 2 अधिक 8 2 10। अब हमें समझना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। यानी कि जो का वाला टर्म्स होता वो हमेशा नीचे, दूसरा वाला हो जाएगा नीचे, पहला वाला हो जाएगा ऊपर, और हमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर आपका 9 है, दूसरा नंबर आपका 10 है, मल्टीप्लाई हमने किया 100 से, 0 से 0 कटा और आपका आंसर निकल करके आया 90%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट। क्लियर है, समझ में आया आपको।
मैंने क्या किया, क्वेश्चन यहाँ अभी तो स्टार्टिंग के जो एक दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो का पे ही आधारित किया था कि का वाला जो टर्म्स होगा वो बार बार आपके बेस में होगा, ठीक है। तो कह रहा है दूसरी संख्या का, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ऑफ लिखा हुआ है इंग्लिश में, ऑफ वाला भी हमेशा का होगा, नीचे ही होगा, तो नीचे हमने रखा सेकंड नंबर को, फर्स्ट वाला ऊपर आएगा। परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा वाला जो नंबर आपका आया है वो यहाँ से निकल के आया 10, पहला वाला नंबर आपका 9, 100 का मल्टीप्लाई क्रॉस आउट किया, आपका रिजल्ट आया 90%, ठीक है। समझ में आया? आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि राम अपने मासिक वेतन का 40% मकान के किराए पर, बाकी में से 30% परिवहन पर और शेष वेतन का 20% दवाइयों तथा शिक्षा पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 2520 रुपए बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। राम स्पेंड 14% ऑफ his monthly income on house rent, 30% of the remaining on conveyance and 20% of the remaining of medicines and education. If he saves rupees 2520 rupees every month, then find his monthly salary. उसकी मासिक आय क्या है ये हमको बताना है। तो ये सैलरी बेस्ड क्वेश्चन बोलो, इनकम बेस्ड क्वेश्चन बोलो, इस पे ये आधारित प्रश्न है। उसको भी हमने कैटेगरी वाइज में ले रखा था। इसमें बहुत सारे टाइप के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी कैटेगरी करूं तो इसमें 2 तरीके के प्रश्न बनते हैं, उस 2 में से ये पहला वाला पार्ट है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत सारे तरीके करने के लिए, लेकिन हम लोग ईजी वाला ही मेथड फॉलो करेंगे। इसमें सक्सीसिव का भी कॉन्सेप्ट हम लोग लगा सकते हैं, वो लगाएंगे, बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग उसी मेथड को फॉलो करेंगे जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, सारे तरीके मैं आपको सिखा दूंगा। अभी मैं कौन से मेथड का यूज करूं, तो कह रहा है कि उसका मासिक वेतन कितना है, मंथली इनकम हमें मालूम नहीं है। तो मैंने मान लिया कि माना उसकी मंथली इनकम, मान लिया मैंने कि उसकी मंथली इनकम M है, मैंने मान लिया कि उसकी जो मंथली इनकम है वो हमने मान लिया कि M है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उस मंथली इनकम का मासिक वेतन का 40% मकान के किराए पर, 30% परिवहन पर और शेष का 20% दवाइयों तथा शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक है। और जो वैल्यू दिया गया है वो कह रहा है कि इतना बचाता है। तो हमें बचत के पास पहुंचना है। आपको मालूम है कि हम क्या करेंगे, मंथली इनकम में से अगर खर्च को हम घटाएंगे तो क्या आएगा, बचत ही आएगा। और मान लिया कि माना मंथली इनकम अपनी कितनी है, 100 है, तो कह रहा है कि 40% मकान के किराए पर देता है। तो 40% अगर उसका खर्च हो गया, चीजें अपने आप में 100% है, उसमें से अगर 100 में से 40% हम लेस करेंगे तो बचेगा कितना, 60%, यानी कि 60%। तो अब वो यहां से बचा लिया। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि बाकी में से 30% परिवहन पर, 30 खर्च कर दिया, फिर बचा उसका कितना, 70 बचा, 70% हो गया। आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, कह रहा है कि और शेष वेतन का 20% दवाइयों और शिक्षा पर खर्च करता है। अगर 20% और खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80%। और टोटल कट पिट के वो कितना रुपए बचाता है, 2520 रुपीज बचाता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है, इतना रुपए बचाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं, काट के देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। तो यहां से काट लो, 20 से काटा, 20 चौक के 80 और 20 पंचे 100, ये कैंसिल आउट हो गया। अब और भी काट लेते हैं, ये 2 जीरो पहले हटा दो, क्लियर है। अब तो कट नहीं रहा है, तो फाइनली अपने पास जो वैल्यू बची हुई है वो बची है 6 × 7 × 4, ये बचा हुआ बाद में भी देख लेंगे, 100 मल्टीप्लाई नीचे 5 बचा हुआ और 25 20, ठीक है। तो अगर इसको हम काटेंगे तो देखो कट रहा है, 7 से कट रहा है, क्या 7 से काटेंगे तो 7 3 कितने बनेंगे आपके, 21 और 4 बचा, 7 6 42, ठीक है। 6 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, ये भी 60 टाइम्स में कटेगा। फिर 4 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 15 टाइम्स में कटेगा। तो मंथली इनकम फाइनली अपनी बची कितनी, इसका मल्टीप्लाई किया, ये बना 500 और इधर 15 है ही, 15 में अगर 500 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बनेगा कितना, 7500 रुपये, और ये आपकी मंथली इनकम आ जाएगी, ठीक है। ये तो तरीका ये हो गया। थोड़ा अगर डिफरेंट में लेकर के चलते हैं, अगर कोई और तरीका अगर हम यूज करना चाहें तो हम कैसे कर सकते थे, इसको हम मिटाते हैं एक बार, ठीक है। चलो, ये तो ये तरीका हो गया। अब हम क्या करते हैं, चीजों को 100% मान लेते हैं और फ्रैक्शन में चीजों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 40%
क्या करता है, मकान के किराए पर। तो 40% की अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू पता करना चाहूँ तो आपको मालूम है 40% का क्या होगा, अगर ये कटेगा 20 से 2 होगा और ये कितना होगा 5। तो हमने ये मान लिया कि माना कि अगर वो 5 रुपए कमाता था जिसमें से 2 रुपए उसने क्या किए, खर्च कर दिए, तो बचत उसने कितने करा, 3 का। तो मैंने लिखा कि 5 कमाता था जिसमें से 3 रुपए उसने क्या करा, बचाया। क्लियर हो गई बात। अब उसी प्रकार से हम आगे आते हैं, कह रहा है कि 30% परिवहन पर, 30% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3/10। फिर हम समझेंगे कि अगर वो 10 रुपए कमाता था, उस 10 रुपए में से उसने क्या किया, 3 रुपए उसने खर्च किए, तो बचे उसके पास कितने, 7। क्लियर हो गई बात, ओके। अब अगला कह रहा है कि शेष वेतन का 20% क्या किया, अन्य चीजों पर खर्च किया। अगर 20% की मैं फ्रैक्शनल वैल्यू पूछूं तो कितना होगा, 1/5, यानी कि 5 कमाता था, 1 रुपए उसमें भी खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 4। क्लियर हो गई बात। तो ये जो वैल्यू इधर वाली हो गई, ये तो इसकी इनकम हो गई, मंथली इनकम की कितना कमाता है, और इधर वाली जो वैल्यू हो गई वो सेविंग की हो गई कि कितना रुपए वो सेव करता है। अगर कोई चीजें कट रही है क्रॉस में तो काट दो, अगर नहीं कट रही है तो मल्टीप्लाई कर लो। सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई किया तो 25 यानी कि 250। अगर मैं इसकी बात करूं तो पूरा ना करके इतना ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इतनी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आ रही है वो किसकी है, सेविंग की, और सेविंग अपने पास दिया हुआ है कितना, 2520। तो हम इजीली कह सकते हैं कि 4 × 21 की जो वैल्यू है वो 2520 के बराबर है। अगर आप इसको काटोगे कंप्लीटली तो ये जो रिजल्ट निकल करके आएगा, अगर 4 से काटेंगे तो 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, और अगर 21 से काटेंगे तो 21 × 3 = 63, यानी कि 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 30 के बराबर। और हमें मंथली इनकम चाहिए था जो है 250, और 250 में अगर मैं 30 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 7500 रुपये। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, और भी तरीके हैं उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो क्लास में करेंगे। अभी फिलहाल मैंने 2 तरीके आपको यहाँ पे बता दिए। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं।